तो हम लोग पिछले क्लास में एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और एरोमेटिसिटी में आप लोगों को बताए थे कि कोई भी मॉलिक्यूल के एरोमेटिक होने के लिए दो कंडीशन है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल दो कंडीशन फुलफिल कर ले तो वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो सकता है। और कौन सा दो कंडीशन हम लोग चर्चा किए थे? हम लोगों ने चर्चा किया था, पहला कंडीशन था कोई भी मॉलिक्यूल को एरोमेटिक होने के लिए कि मॉलिक्यूल में क्लोज लूप होना चाहिए, साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए, और दूसरा शर्त क्या होना चाहिए? देयर शुड बी कंजुगेशन। वहां पर क्या मौजूद होना चाहिए? कंजुगेशन मौजूद होना चाहिए। ये पहला शर्त है। ए मॉलिक्यूल शुड हैव क्लोज लूप ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। एरोमेटिक होने के लिए पहला शर्त। अरे बेटा, एरोमेटिक होने के लिए जो दूसरा शर्त था वो ये था कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स अंडर डीलोकलाइजेशन, टोटल इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में भाग ले रहा है, जो डीलोकलाइज हो रहा है, उनकी संख्या 4n+2 के टर्म में हो। टोटल इलेक्ट्रॉन्स अंडर डीलोकलाइजेशन शुड बी इन टर्म्स ऑफ 4n+2। इलेक्ट्रॉन्स अंडर डीलोकलाइजेशन शुड बी इन टर्म्स ऑफ 4n+2। अगर कोई मॉलिक्यूल इन दोनों शर्तों को फुलफिल कर लेता है तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, एरोमेटिक होने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी काफी इनहेंस कर जाती है, बहुत बढ़ जाती है। और स्टेबिलिटी बढ़ना और एरोमेटिसिटी का कारण बताए थे कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में उसका कारण है। कोई भी मॉलिक्यूल जब एरोमेटिक होता है तो उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। दैट्स व्हाई वो मॉलिक्यूल रिलेटिवली स्टेबल हो जाता है। ऑन द सेकेंड हम लोगों ने चर्चा किया था एक और टर्म के बारे में जिसको हम लोग बोलते थे एंटी एरोमेटिसिटी। याद है? एंटी एरोमेटिसिटी हम लोग बोलते थे किसको? एंटी एरोमेटिसिटी के लिए भी दो कंडीशन रिक्वायर्ड था। पहला कंडीशन क्या था कि वहां भी क्लोज लूप ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए था, और दूसरा शर्त क्या था कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में डीलोकलाइज हो रहे होंगे उनकी संख्या होनी चाहिए 4n के टर्म में। अगर 4n, n का वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, माने अगर रेजोनेंस के कारण घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20, 24, 28, 32, इन नंबरों में अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, और कैसे मॉलिक्यूल में? तो ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें क्लोज लूप ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम है तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? और एंटी एरोमेटिक होते ही वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। और अनस्टेबिलिटी होने का कारण भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में छुपा हुआ है। मॉलिक्यूल, एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही वो लोग क्या होते हैं? थोड़े कम स्टेबल होते हैं। ठीक है बेटा, सुनो, आज एक नया बात हम लोग चर्चा, पिछले क्लास में एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के ढेर सारे एग्जाम्पल हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। सुनना, कोई भी मॉलिक्यूल जब एरोमेटिक हो जाता है तो वहां पर एक तरह का रिंग करंट पाया जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल जब एरोमेटिक हो जाता है तो वहां पर एक तरह का रिंग करंट डेवलप हो जाता है। देख बेटा, जैसे मान ले ये एक मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है नेचर में। यह एक मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल जो है नेचर में क्या चीज है? एरोमेटिक है। अगर ये मॉलिक्यूल नेचर में एरोमेटिक है और यहाँ पर अल्टरनेट पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, माने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, और वो लगातार इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ये इस डायरेक्शन में लगातार ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड डीलोकलाइज हो रहे हैं। अरे इस डायरेक्शन में लगातार ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड डीलोकलाइज हो रहे हों तो यहाँ पर एक तरह का ये करंट नहीं डेवलप हो गया। तो जितने भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें एक तरह का रिंग करंट पाया जाता है। जितने भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें एक तरह का रिंग करंट पाया जाता है। ठीक है, जानते हो बेटा, कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो, करंट का फ्लो हो रहा होगा तो वहां अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। एरोमेटिक मॉलिक्यूल में भी स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है।
और आप लोग जानते हो ना लेफ्ट हैंड रूल से कि करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ करते हैं। यहां पर अगर करंट का डायरेक्शन इस प्लेन में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उसका ये कैसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। जानते हैं एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स को थ्योरेटिकली पहचानना जितना आसान है उतना ही आसान है एक्सपेरिमेंटल आइडेंटिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटली पहचानना कोई भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल है कि नहीं है, एक्सपेरिमेंट करके पहचान लेना, यह भी बहुत आसान काम होता है। एक्सपेरिमेंटल आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो भी काफी आसान जॉब होता है। आप जानते हैं ना, अगर कोई भी चीज मैग्नेटाइज्ड है, किसी भी चीज में मैग्नेटिक कैरेक्टर है, उसके दोनों तरफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाइए तो उसके सारे मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो सर्टेन एक तरफ वाला उसका अट्रैक्शन करेगा, दूसरे तरफ वाला उसको रिपल्सन करेगा, तो सब एक डायरेक्शन में अलाइंड होते चला जाएगा। जितने भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल होते हैं वो कुछ न कुछ हरकत शो करते हैं, कुछ न कुछ एक्टिविटी शो करते हैं व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब उनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अगल बगल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते ही अगर वहां पर कोई मॉलिक्यूलों में कोई हरकत दिखने लगे तो इसका मतलब है कि वो भी क्या चीज है, वो भी उनमें भी मैग्नेटिक कैरेक्टर है। मैग्नेटिक कैरेक्टर है इसका मतलब वो क्या चीज है, एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक मॉलिक्यूल को इस तरह से पहचान लिया जाता है। और ये जो करंट यहाँ फ्लो हो रहा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिंग करंट के नाम से पुकारते हैं। ये इतना बात समझ में आया। अरे बेटा इसी रिंग करंट के आधार पर दो मॉलिक्यूलों के बिहेवियर का एक्सप्लेनेशन होता है। ये दो मॉलिक्यूल आपके सामने हम बना रहे हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल को ध्यान से देखना। एक मॉलिक्यूल होता है ऐसा, एक मॉलिक्यूल है ये ऐसा, ठीक है, और इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड होगा। इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड हुआ करेगा। तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड अगर यहां पर बना दें तो देखो यहां से शुरू करते हैं, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। देखो तो ये परफेक्ट डबल सिंगल का कॉम्बिनेशन हो गया यहां पर, ध्यान दें। अच्छा, इसी तरह का एक दूसरा मॉलिक्यूल भी हम आपके सामने बनाने जा रहे हैं और दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखना, दूसरा मॉलिक्यूल जो आपके सामने दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। इसमें भी अल्टरनेट पाई बॉन्ड बैठाते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ये देखो ना, इसमें भी परफेक्ट डबल सिंगल है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो पहला वाला मॉलिक्यूल है यह एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, तो क्या जवाब दोगे? पहला वाला मॉलिक्यूल के बारे में अगर पूछा जाए कि इज दैट एरोमेटिक और नॉट, तो क्या जवाब देंगे? तो पहला वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें अगर हम लोग पाई इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर ले, इसमें मौजूद पाई इलेक्ट्रॉनों को अगर काउंट कर लिया जाए तो बेटा यहाँ पर मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं कौन कौन? यहाँ पर मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? देखो ये हो गया 2, 2 4, 2 6, 1 7 और 1 8। 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक पाई बॉन्ड है 8। तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? अरे बेटा 16 फॉरेन के टर्म में है कि फॉरेन +2 के टर्म में है? फॉरेन के टर्म में है। तो इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करके हम लोग ये निष्कर्ष आसानी से निकाल सकते हैं कि यह वाला जो मॉलिक्यूल है वो नेचर में कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन यह मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होता नहीं है, यह मॉलिक्यूल नेचर में एरोमेटिक होता है। यह मॉलिक्यूल जो होता है वो नेचर में क्या होता है? एरोमेटिक होता है। अब बात है कि सर ये मॉलिक्यूल नेचर में एरोमेटिक कैसे दिख रहा है आपको, यही बात ना। तो सुनो, हमको कहना क्या है? हमको कहना ये है कि जितने भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें रिंग करंट होता है।
अभी थोड़ा देर पहले चर्चा किए थे, जितने भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल होते हैं दे मस्ट विल हैव ए रिंग करंट। और जानते हो बेटा, रिंग करंट का टेंडेंसी होता है टू फ्लो ऑन आउटर लाइनिंग। उसका टेंडेंसी होता है कि जो सबसे बाहर के पाई के चेन है उसी पर फ्लो करना चाहता है, अपना रिंग वो बड़ा से बड़ा रखना चाहता है। सुन बेटा, यहां पर जो रिंग करंट फ्लो करता है वो रिंग करंट फ्लो करता है कैसे? वो रिंग करंट इस तरह से फ्लो करता है। ये बीच वाला जो पाई बॉन्ड होता है यह रिंग करंट का पार्ट ही नहीं बन पाता है कभी। हम लोग 4n+2 में जो इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं वह टोटल पाई इलेक्ट्रॉन वाला होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अंडर डीलोकलाइजेशन होता है। हम लोग कैसे करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग? इलेक्ट्रॉन्स अंडर डीलोकलाइजेशन, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो डीलोकलाइज हो रहा हो, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो। अरे बेटा, अगर वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो ही नहीं रहा है, अगर आपसे पूछे कि वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज क्यों नहीं हो रहा है, तो क्या जवाब देंगे? वो डीलोकलाइज इसलिए नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो रिंग करंट का पार्ट नहीं है। और अगर वो रिंग करंट का पार्ट नहीं है, वो डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स अंडर डीलोकलाइजेशन की संख्या कितनी है? जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में भाग ले रहा है उनकी संख्या कितनी हो गई? 14। तो अगर सिर्फ 14 इलेक्ट्रॉन्स अंडर डीलोकलाइजेशन हो, अगर 14 इलेक्ट्रॉन अंडर डीलोकलाइजेशन हो, तो फिर वो मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए? वो मॉलिक्यूल को क्या हो जाना चाहिए? ये मॉलिक्यूल को नेचर में क्या हो जाना चाहिए? एरोमेटिक हो जाना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली यहां भी यह जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है वो रिंग करंट का पार्ट नहीं हो पाता है, और यह रिंग करंट का पार्ट अगर नहीं हो पाएगा तो यह भी डीलोकलाइजेशन में भाग नहीं लेता है। यहां भी रिंग करंट जो होता है वो आउटर बाउंड्री पर ही फ्लो करता है। अरे बेटा, रिंग करंट अगर आउटर बाउंड्री पर फ्लो कर रहा है तो ये मॉलिक्यूल नेचर में कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 12। तो यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन अंडर डीलोकलाइजेशन है, इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक हो जाता है। ये मॉलिक्यूल जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? एंटी एरोमेटिक हो जाता है। ये दोनों केस याद रह गया सभी लोगों को? पक्का ये दोनों केस याद रह गया। यहां से आगे बढ़े, हम यहां से चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। सुनना बेटा, अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करने चलते हैं। आप लोग बताना वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। ध्यान देते रहना, सुनना। देखो, एक मॉलिक्यूल जिसका चर्चा हम करना चाहते हैं वो हो जाएगा ये मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसको एरोमेटिक होना चाहिए कि ना होना चाहिए? बताना। इसको एरोमेटिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक ने कहा कि सर ये एंटी है। रोशन, विकास, प्रणव? अरे बेटा, ये एरोमेटिक है। सुनो, सबसे पहला चीज, साइक्लिक सिस्टम है कि नहीं? साइक्लिक सिस्टम है। ओके। हर सेंटर पर पैरेलल ऑर्बिटल है कि नहीं? यहाँ पैरेलल और पाई बॉन्ड वाला ऑर्बिटल होगा, यहाँ पाई बॉन्ड वाला ऑर्बिटल होगा, प्लस चार्ज के कारण जो खाली ऑर्बिटल होगा, प्लस चार्ज के कारण जो खाली ऑर्बिटल होगा। हर सेंटर पर ऑर्बिटल है तो रेजोनेंस होगा, कंजुगेशन हो गया। अब सुनो, ध्यान दिए, हम जो बात बोले वो ध्यान दिए। रेजोनेंस में सिखाए थे, याद है कंजुगेशन का क्या सर? अरे बेटा, तो हर सेंटर पर खाली ऑर्बिटल है, कंजुगेशन है, और अगर कंजुगेशन है तो रेजोनेंस में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन अगर कहीं डीलोकलाइज हो रहा हो तो मॉलिक्यूल की संख्या कितनी? वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक होगा। ये बात समझ में आ रहा है? यह मॉलिक्यूल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक के कैरेक्टर में आया करेगा। ठीक ठाक, आगे बढ़े। अरे बेटा, अगला जो चीज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो देखना, ये वाला, ये, इसके बारे में आपके क्या विचार है? बताना। ये वाला जो स्पीसीज है इसके बारे में क्या विचार है? जल्दी बोलना।
साफ साफ बोलो ना। ये मॉलिक्यूल जो हो जाएगा ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर है, ये ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर है, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड है। हर सेंटर पर रेजोनेंस के लिए ऑर्बिटल अवेलेबल है और रेजोनेंस में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? रेजोनेंस में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। तो 6 इलेक्ट्रॉन अंडर डीलोकलाइजेशन है, तो ये भी नेचर में कैसा हो जाएगा? ये भी नेचर में एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, सुनो बेटा, एक मॉलिक्यूल होता है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाइएनायन और एक होता है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाइकेटायन। कौन कौन सा मॉलिक्यूल बोले हैं? साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाइएनायन और साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाइकेटायन, ये दो ठो माइनस साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाइएनायन, और एक हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाइकेटायन। ठीक है, सुनो बेटा, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, सुन, सामने देख, सामने देख, कुछ मत लिख। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाइएनायन है। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन माने 4 ठो डबल बॉन्ड है, तो 4 पाई बॉन्ड होने के कारण वैसे ही टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 8। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने थे? 8। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन अगर बोले 4 जगह अगर पाई बॉन्ड डाल दिए हैं, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से ही कितनी थी? 8। अरे बेटा, उसमें हमने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स विच आर अंडर डीलोकलाइजेशन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स अब कितना हो जाएगा? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये जो 10 होता है यह हकल रूल के अनुसार किधर आएगा? एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक में? तो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाइएनायन ये क्या हो जाता है? ये एरोमेटिक हो जाता है। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाइएनायन जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है? वो एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाइकेटायन, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाइकेटायन माने यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन थे पाई, जिसमें 2 हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अंडर डीलोकलाइजेशन कितने हो गए? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन अंडर डीलोकलाइजेशन हो गए, तो ये भी स्पीसीज क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। ये स्पीसीज भी जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है? वो एरोमेटिक हो जाता है। पक्का इतना बात समझ गए थे सभी लोग? जानते हो बेटा, ये वाला मॉलिक्यूल बड़ा स्पेशल है। कौन वाला? साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाइएनायन। ये वाला मॉलिक्यूल बहुत स्पेशल है। अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर इसमें निगेटिव चार्ज कौन से कार्बन पर आया है, तो मेरे लिए बताना कठिन हो जाएगा। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन जब इसका लिखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन आगे वाले खाली ऑर्बिटल में चला जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में एक शब्द होता है जिसको हम लोग बोलते हैं होमो, और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमो। ये दोनों टर्म क्या चीज को इंडिकेट करता है ये समझते हो? होमो ल्यूमो क्या चीज है समझते हो? है बहुत आसान सा चीज। अचानक से सुनने में लगता है कि अरे राम ये तो बड़ा भारी भारी विकसपा का देखो टेंशन बढ़ गया है, और है कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा चीज है। होमो को पढ़ते हैं हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो को क्या पढ़ते हैं? हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ल्यूमो को पढ़ते हैं लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ल्यूमो को क्या पढ़ा करते हैं? लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ा करते हैं। जानते हैं बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखे, जैसे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, यहां तक मान लो ये भर गया, और सिग्मा स्टार 2s वाला खाली है, सिग्मा स्टार 2s वाला उसके बाद वाला खाली है। तो अंतिम भरा हुआ जो ऑर्बिटल होता है हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अरे बेटा, इन तीनों में इसका एनर्जी सबसे कम, इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे, फिर इसमें और फिर इसमें भरे। तो जो भरा हुआ है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन है? तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए यही इसका होमो है। जो सबसे अंतिम जो भरा हुआ है दैट इज होमो, हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसके बाद वाला तो सब खाली है।
तो सब अनऑक्युपाइड है, लेकिन अनऑक्युपाइड में जो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला है वो माने होमो के जस्ट बाद वाला जो खाली वाला है वही हमारे लिए क्या हो जाता है, ल्यूमो हो जाता है। ये होमो ल्यूमो का कहानी समझ में आ गया? क्या कहानी है? बहुत आसान सा चीज नहीं है ये चीज बताना, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत आसान सा चीज है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में जो भरा हुआ है और सबसे अंतिम तक भरा हुआ है, जो सबसे अंतिम में भरा है, या बोलो ना जिसका एनर्जी सबसे भरे हुए में से जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसको क्या बोला करते हैं? होमो। होमो का फुल फॉर्म याद हो गया? हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ल्यूमो का फुल फॉर्म जी? लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। तो सुन ना बेटा, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर से लाए हैं ना, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लाए हैं वो हम लोग कहां पर भरे हुए होते हैं? तो वो ल्यूमो में भरा हुआ होता है। वो कहां भरा हुआ होता है? ल्यूमो में। कोई कार्बन माने इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां गया है, उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझाने में, बॉन्ड जो हम लोग बना देते हैं कि ये ओवरलैपेड होकर ऐसे बॉन्ड बना है, उस तरह से समझाने में कैपेबल नहीं है। बात समझे कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वाला लाए हैं वो कहां पर लाए हैं, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्योरी के द्वारा उसको बता सकते हैं। ये दोनों चीज याद हो गया, ये दोनों याद रह जाएगा। आज जो दोनों चीज बताए हैं, रिंग करंट वाली बात और ये वाली बात, इनको ध्यान में रखिएगा। और पिछले क्लास में एक चीज बताए थे, पता नहीं आप लोग को ध्यान में है कि नहीं है, क्वासी एरोमेटिक किसको बोलते हैं याद है? QUASI। अनवर जी केमन आछेन? हेलो। क्वासी एरोमेटिक पिछले क्लास में एक शब्द बोले थे, याद है? नहीं याद है ना? क्वासी एरोमेटिक बोले थे, बोल अब से। पॉजिटिव चार्ज का जो एरोमेटिसिटी गेन करता है पॉजिटिव। अगर कोई मॉलिक्यूल अपने चार्ज के कारण एरोमेटिक है, अगर कोई मॉलिक्यूल में चार्ज सहित वो एरोमेटिक है, चार्ज के कारण एरोमेटिक है, तो वो क्या कहलाता है? क्वासी एरोमेटिक। तो ये सब जो एग्जाम्पल नहीं, ये दोनों भी तो चार्ज है ही, तो ये सब जो एग्जाम्पल है वो किसके एग्जाम्पल है? क्वासी एरोमेटिक के एग्जाम्पल है। सुन बेटा, हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, सभी का ध्यान चाहेंगे, देखिएगा। एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक एसिड। एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्यूबिक एसिड बोलते हैं। सुनना, ये मॉलिक्यूल का कहानी सुन। यह मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ध्यान देते रहना। ये यहां पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहां पर OH, OH। स्क्वायरिक एसिड, हाँ स्क्वायरिक एसिड बोलते हैं उसको। हाँ देखो, ये मॉलिक्यूल स्क्वायरिक एसिड कहलाता है। एसिड शब्द हम लोग कहाँ यूज करते हैं? एसिड शब्द यूज करते हैं जहां पर C डबल बॉन्ड O, OH फंक्शनल ग्रुप हो, इसी के लिए ना कार्बोक्सिलिक एसिड शब्द यूज करते हैं। अरे बेटा, यहाँ इस मॉलिक्यूल में कहीं ऐसा फंक्शनल ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O है अलग कार्बन पर, OH है अलग कार्बन पर, ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। लेकिन फिर भी यह जो मॉलिक्यूल होता है यह ठीक ठाक एसिडिक होता है नेचर में। यह जो मॉलिक्यूल होता है वो नेचर में क्या होता है? ठीक ठाक एसिडिक होता है। और ये एसिडिक क्यों होता है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करने चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सुनो बेटा, यहां पर अगर हम लोग होने वाले रेजोनेंस के बारे में सोचें, इस मॉलिक्यूल में होने वाले रेजोनेंस पर अगर हम लोग गौर करें, तो इस मॉलिक्यूल में होने वाला रेजोनेंस कैसा दिखेगा? रेजोनेंस जो होगा तो ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्टिंग, जिसके कारण ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्टिंग, यही ना होगा रेजोनेंस। उस रेजोनेंस के कारण इस ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा। प्लस कहां आएगा? इस वाले कार्बन पर, क्योंकि इस कार्बन को कुछ नहीं लॉस हुआ, इसको भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अरे एक बॉन्ड गया तो उधर से एक बॉन्ड आ गया, लॉस किसको हुआ? इसको। गेन किसको हुआ? उसको। तो इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा बोल तो? इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखेगा ये O माइनस, डबल बॉन्ड, इथे डबल बॉन्ड और इथे OH, और यहां भी ये OH और इस पर कैसा चार्ज? प्लस, और यहां पर ये क्या चीज? ये डबल बॉन्ड।
देख तो ये ऐसा ही हो जाएगा ना, बोल हाँ, ये इसी तरह का चीज हो जाएगा। अब सुनो हम क्या बोल रहे हैं, बोल ये रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ वाला लोन पेयर को इस यहाँ शिफ्ट कर दें, यहाँ वाले लोन पेयर को इधर की तरफ शिफ्ट कर दें, अरे बेटा वहां वाले लोन पेयर को उधर की तरफ शिफ्ट कर दें तो ये लोन पेयर जैसे ही इधर की तरफ देगा तो इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। बेटा इसका ये हाइड्रोजन रिमूवल के बाद अगला स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, बोल तो। इसका अगला स्ट्रक्चर जो दिखेगा वो ऐसा नहीं दिखेगा, ये यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये यहाँ डबल बॉन्ड और ये यहाँ पर O-, ये यहाँ डबल बॉन्ड और ये यहाँ OH। देख तो ऐसा चीज हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो तो हमको कहना ये है कि ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी कंजुगेशन में है कि नहीं उसके साथ। अब इधर करवाओ चाहे इधर करवाओ कोई फर्क न पड़ता, तो हम लोग इधर करवा रहे हैं। तो इधर अगर करवाएं, ध्यान देते रहना, अगर ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में भागने लगे तो ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ और ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बोल हाँ। अरे बेटा तो फिर अगला स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा इसका, अगला स्ट्रक्चर जो हो जाएगा ये यहाँ डबल बॉन्ड, ये यहाँ O-, बोल हाँ, ये यहाँ प्लस, ये यहाँ OH और ये O- ही रहेगा, ये डबल बॉन्ड O ही रहेगा। अब अगली बार क्या हो जाएगा बोलो बनना, अगली बार क्या हो जाएगा कि यह जो पाई बॉन्ड लोन पेयर है, ये लोन पेयर फिर से यहाँ हाइड्रोजन बाहर, फिर से एक हाइड्रोजन बाहर, यहाँ भी एक हाइड्रोजन निकला था, ये हाइड्रोजन बाहर, लोन पेयर का शिफ्टिंग अंदर की तरफ। अरे बेटा लोन पेयर का शिफ्टिंग अगर अंदर की तरफ हो गया तो यह पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे, ये पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे, ऐसे दिखेगा। देखो ना हम कहना क्या चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि रिंग के अंदर में जो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, रिंग के अंदर में ये पाई इलेक्ट्रॉन लगातार ऐसे डीलोकलाइज होते रहेगा, बोल हाँ। अरे बेटा ये बॉन्ड खुला और ये बॉन्ड खुला तो ये स्ट्रक्चर बहुत हद तक सिमिलर उसके जैसा नहीं है, ये इसके जैसा बहुत हद तक सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है। देखना अगर ये बॉन्ड खुला तो यहाँ प्लस, ये बॉन्ड खुला तो यहाँ प्लस, रिंग के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते रहेंगे, 2, और रिंग के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते रहेंगे तो फिर इन दोनों में ये नेचर में कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक नहीं हो जाएगा। तो ये एरोमेटिक हम एक बार बताए थे कि कोई भी चीज अगर एरोमेटिक होने लगे ना तो वो ऐसा कोई काम नहीं करता है जिसके कारण उसका चार्ज लॉस हो जाए। इसको अगर कोई हाइड्रोजन ऑफर करेगा कि ले हाइड्रोजन ले ले तुम, तो ये हाइड्रोजन नहीं लेना चाहेगा। ये नेचर किसका है, यह नेचर कि हाइड्रोजन हम दे दिए वापस आपसे हम नहीं लेना चाह रहे हैं, ये नेचर किसका होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का। ये नेचर किसका होता है, अरे क्या तो एस्क्वायरिक एसिड हाइड्रोजन लूज करके एरोमेटिक हो जाता है। एस्क्वायरिक एसिड हाइड्रोजन लूज करने के बाद नेचर में कैसा हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है, और वही एरोमेटिक कैरेक्टर के कारण वो फिर से हाइड्रोजन लेना नहीं चाहता है। दैट्स व्हाई इट बिहेव्स एज एन स्ट्रॉन्ग एसिड। यह जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने लगता है। इतना कहानी समझ में आ गया एस्क्वायरिक एसिड के बारे में। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में, ये हम लोग चर्चा कर रहे थे एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में, कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं है, उसके बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे। और बाकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में किए हुए हैं। ठीक ठाक। तो हम लोग एरोमेटिक से अगले लेक्चर में मिलते हैं इससे आगे के टॉपिक के साथ।